हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में क्लास 10th के मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों अब बस कुछ ही दिन परीक्षा शेष बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 10 क्वेश्चन मैथ का लेकर आए हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिए आप सब लास्ट वीडियो तक, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 1 पूछा जा रहा है कि किसी बिंदु की एक y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चिन्ह प्रपाटी में x और y होता है, इधर x होता है और इधर y होता है। तो दोस्तों हमसे यहाँ पूछा जा रहा है y अक्ष पे। तो देखिए y अक्ष पे देखेंगे, y अक्ष से देखेंगे कि बिंदु को क्या कहते हैं, y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इन्हें x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? x अक्ष। यानी x अक्ष को क्या कहते हैं? x निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, x निर्देशांक कहते हैं। अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाए परीक्षा में कि बताइए कि x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है, y का निर्देशांक क्या होगा। तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए कि x अक्ष पे y का निर्देशांक हमेशा 0 होता है। कितना होता है? 0। अब तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इनसे उल्टा पूछेगा कि बताइए भाई y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होगा। तो दोस्तों ये भी y अक्ष पे x का निर्देशांक हमेशा 0 होता है। कितना होता है? 0। आप लोगों को ये हमेशा याद रखना होगा। परीक्षा में हर बार पूछा गया है, शायद अब की बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए 0। x अक्ष पे पूछेगा तो y का 0 होगा, y अक्ष पे पूछा जाएगा x का मान तो 0 होगा। अब देखते हैं दूसरे नंबर का। यहाँ बोला जा रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। दोस्तों यहाँ देखिए, हम जब d के मान निकाल रहे थे, जब मैथ बना रहे थे, तो d का मान 3 तरीका से आ सकता है। एक आ सकता है 0, यानी d के बराबर 0 हो सकता है। एक हो सकता है d का मान जो आएगा 0 से बड़ा हो सकता है। एक मान आएगा जो जो क्या होगा 0 से नहीं, d का मान से 0 बड़ा हो सकता है, यानी माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ 3 कंडीशन बनता है, ठीक है। तो 3 कंडीशन बनता है। तो देखिए यहाँ 0 से बड़ा होने को बोला जा रहा है। तो जब भी विवेचक का मान यानी d का मान 0 से बड़ा आए तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? वास्तविक और समान होना चाहिए। कब होगा ये भाई? तो होगा d का मान यानी विवेचक का मान जब 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक और समान होगा मूल, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ 3 नंबर को, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। और वृत्त बनाकर देखिए त्रिज्या का बात हो रहा है तो यहाँ हम त्रिज्या ले लेते हैं। मान लीजिए त्रिज्या को किससे प्रेजेंट करते हैं तो r से करते हैं। ये वृत्त है, इनका त्रिज्या r है। अब आगे पढ़ते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देने की बात है दोस्तों, यहाँ त्रिज्या को आधा करने के लिए बोला जा रहा है। तो आधा कैसे करते हैं? किसी को 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। देखिए मान लीजिए जैसे यहाँ 4 चॉकलेट है, इन्हें बराबर आधा भाग में करना है तो 2 से हम भाग ना दे देंगे तो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक यहाँ देखिए, मान लीजिए अभी ये जैसे ही हम 2 से इसमें त्रिज्या को आधा करेंगे तो एक वृत्त बनेगा, ठीक है। ये दूसरा वृत्त यानी r/2 इनका त्रिज्या है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। आधी कर दी जाए तो इतना हो जाएगा। पुराने वृत्त यानी ये पुराना वृत्त है, ये वाला पुराने वृत्त तथा नए वृत्त, ये नया वृत्त है।
नए वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ परिधि का अनुपात पूछा जा रहा है, तो देखिए इनका भी परिधि लिखेंगे और इनका भी परिधि लिखेंगे, नए वृत्त और पुराने वृत्त दोनों का परिधि लिखेंगे। सबसे तो पहले परिधि क्या होता है, तो परिधि होता है भाई 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये तो नए अनुपात यहाँ देखिए ना, यहाँ भी छूटना नहीं चाहिए, यहाँ भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ अनुपात पूछा जा रहा है, तो अनुपात का मतलब होता है बटा, ठीक है। तो यहाँ पुराने वृत्त का परिधि लिख दिए और नए वृत्त का परिधि कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर होता है 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा आर, आर बटा आर। आप कहेंगे कि सर ये आर तो आर कट जाना चाहिए, लेकिन देखिए ये आधा किया गया है ना, तो इनके बटे में कितना है 2 है, ठीक है। इनका त्रिज्या इतना है। अब देखिए यहाँ तो लिखेंगे हम, ऊपर बचा है आर और यहाँ बचा है आर बटा 2 बचा है, ठीक है। देखिए इनका त्रिज्या ये है और इनका त्रिज्या 1 बटा 2 है, ठीक है, नहीं आर बटा 2 है। अब देखिए यहाँ हम लोग भोजपुरी में इन्हें बोलते हैं लंगड़ी भीन में, ठीक है। तो इन्हें लंगड़ी भीन से कैसे बदलेंगे, देखिए ये भाग में है तो इस आर को ऐसे ही लिखेंगे और इनको जब ऊपर हम लेके चलेंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगेगा और 2 चल जाएगा ऊपर और आर कहाँ आ जाएगा नीचे। तो देखिए आर से आर कटेगा एक बार में, तो हमारा आंसर कितना होगा 2:1 ना होगा, बताइए ना, 2:1 होगा। तो हमारा खोजते हैं कि कौन सा ऑप्शन 2:1 है, तो ऑप्शन नंबर बी है। कितना है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा यही, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। यदि प्रथम पद ए और सारवंतर डी, देखिए दोस्तों ये किसमें का है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ए देखिए ए पद दिया रहेगा और डी भी दिया रहेगा, तो हमें एन पद कैसे निकालते हैं, एन पद किस सूत्र के मदद से निकालते हैं। देखिए जब भी आपको ए और बी दिया रहेगा और पूछा जाएगा एन किस तरीका से निकालते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि होता है भैया एक ए प्लस में एन माइनस में 1 और गुणा में कितना होता है डी होता है। तो आपका राइट आंसर ये होगा, ए प्लस में एन माइनस 1 गुणा में डी। खोजिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ अपना बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया गया है, एक शंकु की ऊंचाई। सबसे पहले यहाँ शंकु बोला गया है, तो हम लोग एक शंकु बना लेते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया शंकु, शंकु का यहाँ ऊंचाई दिया गया है, तो दोस्तों इनको हम कहते हैं ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। और यहाँ आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये आधार की त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ इनको हम मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ शंकु का आयतन पूछा जा रहा है। दोस्तों शंकु का आयतन क्या होता है, तो पहले शंकु का आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन होता है भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है, बताइए। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए 1/2 का 1/2 लिखेंगे, पाई का मान दोस्तों नहीं रखना है हमें, क्योंकि यहाँ देखिए आंसर में हमें क्या लाना है, पाई लाना है। पाई हटा देंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो पाई रख देंगे ऐसे ही, लेकिन यहाँ आर का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर है तो एच 24 दिया है तो 24 लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ 1/3, यहाँ लिख देगा, यहाँ लिख देते हैं 1/3 पाई है तो पाई 6 का वर्ग कितना होता है 36 ना होता है, तो लिखेंगे 36 और गुणा में कितना चल रहा है 24, और इनको हम भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, बढ़ती है 36, यानी इनको कटा लेते हैं पहले। यहाँ इनको हम 36 ऐसे ही रखेंगे और 38 का 24, ठीक है। अब हमारा बचा 36 और 8 बचा, 36 और 8 में गुणा करेंगे तो 24 का 8 48 का 8 होगा, हासिल 4 होगा, और 38 का 24 को 4 गो कितना होगा, 24 को 4 गो 28 को होगा, यानी पाई है तो पाई, यानी हमारा आंसर होगा 288 पाई होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर से हम समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब कुछ ही दिन बाकी है प्रश्न परीक्षा, ठीक है। अब देखिए परीक्षा में आप लोगों को धमाल मचाना है, ठीक है। अब देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता, दोस्तों यहाँ देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, निश्चित कोई भी घटना निश्चित लेकिन होना चाहिए, तो उनका प्रायिकता 1 होता है। कितना होता है 1। आपसे पूछा जाएगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता, तो 1 बताना है। अगर पूछेगा
कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। अगर कोई घटना नहीं हो रहा है उनका प्रायिकता, तो उनका प्रायिकता दोस्तों 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न में कि पीई प्लस में पीई डैश बराबर क्या होता है। तो आपको जवाब देना है कि दोस्तों 1 होता है, यानी होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अब देखते हैं प्रश्न कितना होगा, ए होगा। अब देखते हैं 7 नंबर, एक द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग। देखिए यहाँ योग पूछा गया है और ये यहाँ गुणनफल। तो द्विघात समीकरण का गुणनफल और योग यहाँ क्रमशः 2 और कितना है, -15 है। तो दोस्तों हमें क्या बताना है, बहुपद बताना है। ये भी आसान है। देखिए यहाँ योग दिया गया है ना, तो इनको अल्फा मान लेते हैं। अल्फा यहाँ 2 दिया गया है तो 2 मानेंगे। और बीटा भैया कितना दिया है, बीटा यहाँ दिया गया है -15। तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए यहाँ। तो देखिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, इन पर हम रखेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, देखिए कैसे आता है। x² को तो x² माइनस अल्फा का मान कितना है, 2 है तो +2, और बीटा का मान -15 इतना है। और कोष्ट में x है भैया, तो x लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 2 है गुणा -15 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए x है तो x, हाँ थोड़ा जगह की कमी है यहाँ, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक है, x² माइनस, अब देखिए हम यहाँ बता रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ माइनस होगा तो घटाएंगे ना, 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -13 बचेगा। यहाँ भी माइनस है, -13 और माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ 13 हो जाएगा तो 13 लिखेंगे। देखिए ना यहाँ पिछवा x है, x लगा है ना, तो x में और 13 में गुणा करेंगे तो x प्लस। अब देखिए माइनस, यहाँ 2 है यहाँ -15 है, 2 में और -15 में गुणा करेंगे तो -30 होगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस और प्लस क्या बताए हैं यहाँ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 15 हो जाएगा। तो देखिए हमारा द्विघात समीकरण इतना मिल गया है, x² प्लस में 13x माइनस में 15 होगा। ठीक है, तो आप लोगों को कभी भी योग, शून्यकों का योग या गुणनफल दिया रहेगा तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाकर हल कर लेना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, एक घन की आयतन। दोस्तों यहाँ घन की बात हो रही है, घन आयतन इतना दिया गया है। ठीक है, तो घन का आयतन कितना होता है, देखिए हम घन अच्छा लिख देते हैं, घन की आयतन कितना होता है, आयतन बराबर होता है AQ तो दे दिया है आयतन निकाल कर, आयतन हमें नहीं निकालना है। तो आयतन दिया है 2744 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। हमें ए, देखिए ना सबसे पहले और पूछा किया जा रहा है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। देखिए हमें सूत्र में ए की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें ए यहाँ दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हम आयतन से ही घन भुजा निकालेंगे। तो देखिए ए और क्यू यहाँ दिया गया है तो उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, यहाँ रूट अंडर लग जाएगा। ठीक है, तो 2744 लिखेंगे। अब दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए कि 2744 किसका घन है, तो ये 14 का घन है। ठीक है, 14 का घन हम यहाँ निकाल नहीं रहे हैं। देखिए 14 हो गया। अब हम इस सूत्र पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 और ए 14 दिया गया है तो 14 का वर्ग करेंगे। अब 6 लिखेंगे, 6 और 14 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, सॉरी 196 होता है। इसमें गुणा करेंगे तो 6 6 का 36 होगा, हासिल 3, 54 का 3 को 57 को होगा, हासिल होगा 5, और 6 5 11 होगा, यानी 11,176। कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ, 10 गुणा √10 गुणा √15। देखिए इनका मान क्या होगा, √10 गुणा में √15, यानी दोनों ये अपरिमेय संख्या है। इनको हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ 150 आएगा, कितना, √150। अब इनको हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 करके देखते हैं। देखिए इनका दो जोड़ा लग रहा है। ठीक है, 5 5 का जोड़ा लग गया तो 5 से रूट से बाहर हो जाएगा। ये दोनों का जोड़ा नहीं लगा है तो गुणा करके लिख देते हैं, 6 हो जाएगा। यानी आंसर हमारा आएगा 5√6। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है।
अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।